करेंसी बनती है इस तरीके से कि करेंसी एक्चुअल कहते हैं जिसको आप कहना चाह रहे हैं वो असल में करेंसी नहीं है। आप ये पूछना चाह रहे हैं ऑब्वियसली कि पैसा किस तरीके से वजूद में आता है किसी भी सोसाइटी के अंदर। तो इन एक्चुअल होता ये कि पहले तो हमें समझना ज़रूरी है कि पैसे में और करेंसी में क्या डिफरेंस है, या किसी चीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर और करेंसी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखिए, करेंसी वो चीज़ होती है कि जो अपने पीछे किसी गोल्ड के रिज़र्व्स को या किसी रिज़र्व्स को डिनोट कर रही होती है, और उसकी बेस के ऊपर हम कोई एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसको हमारे यहाँ पर करेंसी या नोट कहा जाता है। हम वो एग्रीमेंट बनाते हैं और उस एग्रीमेंट पे लिखा होता है कि हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा, राइट। लेट मी गिव एन एग्जांपल, व्हाट इज़ द करेंसी। ठीक है, दिस इज़ द करेंसी, ये पैसा नहीं है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि ये पैसा नहीं है, ये करेंसी है। ठीक है, पैसा क्या चीज़ होती है कि पैसा हर वो चीज़ होती है कि जो किसी दूसरी चीज़ को ख़रीदने की सलाहियत रखे, राइट। अब ज़्यादातर ये चीज़ कॉमोडिटी होती है, असल में पैसा कुछ भी नहीं है, असल में करेंसी कुछ भी नहीं है। अगर आप बिल्कुल वे बैक बात करें तो बिल्कुल शुरू में बार्टर सिस्टम होता था। मेरे बाग में खजूरें उग रही हैं और मुझे बकरियां चाहिए, तो मैं आपको खजूरें दूंगा, आपसे बकरियां ले लूँगा। आप खजूरें क्यों एक्सेप्ट करते थे? क्योंकि खजूरों की अपनी कोई कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसकी अपनी ज़ाती कोई वैल्यू है, जब भी आप खजूरें एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मैं आपसे बतौर बकरी बतौर माल क्यों एक्सेप्ट कर रहा हूँ? क्योंकि उसकी अपनी कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो चूँकि ये निज़ाम बहुत ज़्यादा पायदार नहीं था, हर किसी के पास वो चीज़ें नहीं होती थी जो दूसरे को दे सके। अब आपको खजूरें चाहिए, मेरे पास खजूरें नहीं है, मेरे पास कुछ और चीज़ पड़ा है, तो इस बार्टर सिस्टम के अंदर मैं पहले खजूर अरेंज करूँ, आपको दूँ, और अब देना हो तैयार ना हो, तो ये सिस्टम थोड़ा सा मुश्किल था। तो इस मसले को टैकल करने के लिए फिर हमारे पास आए ऐसी दातें जो हर किस्म की शे को ख़रीदने के लिए कारामद हो सके और वो ड्यूरेबल हो, मतलब ऐसा ना हो कि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हो। मिसाल के तौर पर लोहा है, उसको बहुत जल्दी जंग लग जाता है, तो लोहा हम बतौर सिस्टम के इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ मनी। तो क्या हुआ कि फिर लोग लेकर आए चांदी को और सोने को। सोना बर्क का बहुत अच्छा मौसिल है, यानी कि अगर आप इसमें से बिजली गुजारें तो 100% इसमें से बिजली क्रॉस होती है। अच्छा, इसको जंग नहीं लगता, सोना इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। ये एक तरह की प्योर मादनियात है, तो लोगों ने इसको बतौर करेंसी इस्तेमाल करना शुरू करा, बतौर पैसा इस्तेमाल करना शुरू करा। फिर ये सिलसिला चलता रहा कि जब कभी भी कोई एक शख्स दूसरे शख्स से कोई चीज़ ख़रीदता था तो गोल्ड देता था और उससे दूसरी चीज़ ले लिया करता था। बट अगेन उसको डिवाइस करना, उसको मल्टीपल टुकड़ों में बांटना, ये थोड़ा सा मुश्किल था। तो भी सिक्के ईजाद हुए जिसको दिरहम और दीनार वगैरह कहते थे, लेकिन उसको भी लाना ले जाना एक बड़ा मसला हुआ करता था। तो फिर ये यूँ हुआ कि गोल्ड के रिज़र्व्स बनना शुरू हुए और उन रिज़र्व्स के बिना पर एक पेपर करेंसी जारी हुई, जैसे ये एक तरह की हमारी पेपर करेंसी है। तो बिल्कुल शुरू में ये होता था कि पेपर करेंसी के पीछे पूरे गोल्ड के रिज़र्व्स होते थे और वो पेपर करेंसी किसी न किसी वैल्यू को शो कर रही होती थी। ठीक है, आपको याद हो, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटा था तो आटा कुछ मुझे याद पड़ता है कुछ 8 रुपये किलो मिलता था। आई डोंट नो कि अभी 60 रुपये या 70 रुपये क्या किलो है, 480 शायद की 10 किलो का। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ज़माने के साथ जो इस करेंसी की परचेजिंग वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, या अवामी ज़बान में इसको कहते हैं महंगाई। आपने नोट किया होगा पहले किसी ज़माने में एक कमाता था 10 खाते थे, और अब 10 कमाते हैं और वो 10 ही 10 खाते हैं, वो भी किराए के घरों में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि हमारी सोसाइटी को एजुकेशन के नाम पे बहुत कुछ ऐसा सिखाया गया है जो कुछ नहीं सिखाना चाहिए था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं सिखाई गई जो सीख लेते तो शायद वो उसका कुछ बेहतर रद्दबदल या नेमुल बदल सामने लेकर आते हैं। इसमें से एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे यहाँ करेंसी और इसकी बनावट है। अब सवाल ये है कि करेंसी बनती किस तरीके से। एक तो करेंसी वो होती है जो हमारे बैंक्स वगैरह और फेडरल रिजर्व्स वगैरह इसको प्रिंट करते हैं, लोगों में फैलाते हैं। होता क्या है सिस्टम के, एक हर मुल्क का एक फेडरल रिज़र्व होता है, एक गवर्नमेंट होती है, और फेडरल रिज़र्व गवर्नमेंट के अलावा एक सेंट्रल बैंक होता है। ये फेडरल रिज़र्व जो होता है ये एक तरह की प्राइवेट एंटिटी होती है जिसको ऐसे प्राइवेट लोग होल्ड कर रहे होते हैं जिनको ना तो आमतौर पे लोग जानते हैं और ना उनके जो इक्विटी होल्डर या शेयर होल्डर्स होते हैं वो ये लोगों को बताना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं। गवर्नमेंट इस फेडरल रिज़र्व से पैसा लेती है और ये फेडरल रिज़र्व बैंकों से पैसा लेता है।
अब बैंकों के पास इन एक्चुअल पैसा अपना नहीं होता, बैंकों के पास वो पैसा होता है जो मैंने अपनी मेहनत मजदूरी से कमाया और मैंने जाके बैंक में जमा करा दिया। ऑब्वियसली अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं या कुछ काम कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आप या तो कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे या अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको पेमेंट आनी है और डायरेक्ट नहीं आनी है। और बैंक को मीडियम बनाना है। बैंक को आप मीडियम बनाते हैं। अच्छा, बैंक को जब आप मीडियम बनाते हैं तो सारे पैसे आप खुद से निकाल नहीं लेते। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाने जाऊँ, मैं किसी ठेकेदार को पैसे मुंतकिल करूँगा और ठेकेदार किसी और को करेगा, तो सारे पैसे वो निकाल नहीं लेते, क्योंकि उनके सबके पैसे एक बैंक से दूसरे से तीसरे में जाते हैं। तो इसमें होता ये है कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व। उसमें होता ये है कि जामी आए मिस्टर जाकिर के पास और इनके बैंक के अंदर उन्होंने पैसे जमा कराए तकरीबन 10,000 रुपये। तो फ्रैक्शनल रिजर्व का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि बैंक को इख्तियार है कि वो 9/1 का रेशो रखे। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा ये मतलब है कि बैंक आपसे 10,000 रुपये लेगा, उसमें से 1,000 रुपये अपने पॉकेट में रखेगा, 9,000 रुपये ले आके मिस्टर फ़हीम को लोन दे देगा। मिस्टर फ़हीम वो लोन लेकर अपने बैंक में जाएंगे, अपने बैंक में डिपॉजिट करेंगे। उस बैंक का फ्रैक्शनल रिजर्व होगा तकरीबन 9/11 फॉर एग्जांपल। ये हर मुल्क में मुख्तलिफ होता है, उसकी इन्फ्लेशन के हवाले से, उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से। बट आई एम गिविंग एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि सोसाइटी किस तरीके से पैसा, वो फेक मनी या पैसा जनरेट करती है जिसको हम पैसा बोलते हैं, और इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है, ये अभी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो 9/1 का रेशो 10,000 से वो बने, 1,000 रुपये रखे बैंक ने, 9,000 रुपये आगे किसी को लोन दिए, उस 9,000 रुपये में से 1/9 का रेशो अगेन 1,000 रुपीज़ कम हुए, 8,000 रुपीज़ बैंक ने मज़ीद लोन दिए। तो यूँ समझें कि लोन की एक पूरी सीरीज़ उस 10,000 रुपये से घूमती वो 10,000 रुपये क्रिएट करते हैं अबाउट 90% ऑफ द फेक मनी जो कि हमारे माशरे में घूम रहा होता है। उसके पीछे कोई गोल्ड रिजर्व नहीं है, और इत्तेफाक है कि जो 10,000 जहाँ से बिल्कुल शुरुआत हुई थी उसके पीछे भी गोल्ड रिजर्व नहीं था। यूँ समझ लें कि उसके ऊपर भी गोल्ड से एक तरह का फ्रैक्शनल रिजर्व होता था कि गोल्ड अगर फॉर एग्जांपल 1,000 रुपीज़ का पड़ा हुआ है तो गवर्नमेंट उसके 10,000 रुपीज़ के नोट प्रिंट करके माशरे में फैला रही है। इसलिए जो गवर्नमेंट जो होती है नोटों को इतना सिक्योर करके रखती है कि वो सिर्फ वो छाप सके, कोई दूसरा ना छाप सके। अगर दूसरा छापेगा तो क्या होगा, माशरे में इन्फ्लेशन फैलेगा, अफरात ज़र फैलेगा, चीज़ों की कीमतें हाई होंगी और इकोनॉमी क्रैश होएगी। बट यही हरकत जब गवर्नमेंट खुद से कर रही होती है, हमारे वोटों से सिलेक्टेड गवर्नमेंट, तो इनको कोई पकड़ नहीं सकता, बिकॉज ये ऊपर के जो चंद पॉलिटिकल इदारे होते हैं, चंद सियासी जमातें होती हैं जिनको हम जैसी इलिटरेट किस्म की आवाम खुद से चुनते हैं और समझते हैं हमारे दुखों का मदावा करेंगे या हमारे मुल्क में कोई ना कोई डेवलपमेंट करेंगे हम। और अगर उनमें से कोई गवर्नमेंट आगे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट रोडों के सिलसिले में या आपकी इकोनॉमी को दुरुस्त करने के सिलसिले में, कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में कुछ भी करती है, एजुकेशन पे भी लगाती है, तो पैसा असल में उस गवर्नमेंट का नहीं होता। उन्होंने कोई ऐसी इस्लाहात नहीं की थी, वो एक तरह की फेक मनी होती है जो अपने सेंट्रल बैंक से और अपने सब लेवल के बैंक से जनरेट करवाते हैं। वो 5 साल उस गवर्नमेंट के पूरे होते हैं, ये गवर्नमेंट जाती है। इन्होंने जितना भी डेफिसिट इस आने वाली हुकूमत को दिया था, और इस नई आने वाली हुकूमत ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर जितना भी पैसा लगाया था वो सारा वो पुराना डेफिसिट और अपनी इलेक्शन कैंपेन का पैसा वो नए मनी जनरेट कर करके गवर्नमेंट फेडरल रिजर्व से, फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक से, सेंट्रल बैंक मुख्तलिफ बैंकों से माशरे में नई करेंसी क्रिएट करवा के माशरे को इस तरह तबाह करते हैं। आज आपकी और मेरी इकोनॉमी का ये हाल है कि अगेन मैं वही एग्जांपल दूंगा कि हमसे सिर्फ एक नस्ल पहले के लोगों में एक शख्स कमाता था और 10 लोग खाते थे। अभी हम हाईली एजुकेटेड किस्म की पर्सनैलिटीज़ भी अगर मैं बात कर लूँ जिनको टेक्निकल नो हाउ बहुत ज़्यादा है, जो बहुत अच्छी फील्ड्स में घुसे हुए हैं, उसमें भी 10 लोग कमाते हैं और वही 10 लोग खाते हैं, उसमें भी वो किराए के घर वगैरह में रहना। ये वो यूँ समझ लें कि इस सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड है जिसको पेपर करेंसी कहते हैं। नाउ आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आना शुरू हुई है, क्योंकि पेपर करेंसी में क्या होता है कि पेपर करेंसी सेंट्रलाइज्ड होती है और नॉन सिक्योर होती है। लोग बोलते हैं सिक्योर है बट इट इज़ नॉन सिक्योर, बिकॉज अगर मेरा नाम है नवीद, मैं जाके जाकिर भाई के बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराता हूँ तो सिर्फ 2 अथॉरिटीज़ हैं जिनको ये बात पता है, एक तो मेरा बैंक, एक जाकिर भाई का बैंक, और उनके ऊपर एक सेंट्रल बैंक, जिसको पता है। एज़ कम्पेयर टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी,
जब यही इसी किस्म का एग्रीमेंट या एक करेंसी का दूसरे के अकाउंट में जाना होता है तो उसमें कोई दो अथॉरिटीज़ या सेंट्रलाइज सिस्टम उसको हाईजैक करके अपने पास उसकी ट्रांजैक्शन नोट नहीं कर रहा होता, बल्कि बहुत सारी नोड्स होती हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। जैसे कि आपने सुना होगा टोरेंट में क्या होता है, पेयर्स होते हैं, सीडर्स होते हैं। अगर मैंने एक नया सॉफ्टवेयर टोरेंट के नेटवर्क पे फैलाना है, मैं अपने पीसी को पहले सीडर बनाऊंगा, वो पीसी आगे बहुत सारे 4 से 5 पीसीस को सीडर बनाएगा, वो आगे सीड करेंगे। इस तरीके से पूरा टोरेंट का नेटवर्क एक जाल की तरह फैलकर वो सारा सॉफ्टवेयर जो कि कॉपीराइटेड होता है उसको इलीगली आगे पहुंचाता है। बट यही चीज़ जब हम बिल्कुल पॉजिटिव साइकोलॉजी में देखते हैं तो क्रिप्टो या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये करती है कि इसी तरह की ट्रांजैक्शंस को जो दो लोगों के दरमियान हुई वो क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन नेटवर्क के जुड़े तमाम कंप्यूटर्स एक दूसरे के ऊपर नोट करते चले जाते हैं। सो इन एक्चुअल जो क्रिप्टो करेंसी है जिसकी हम बात कर रहे हैं या जो आजकल हमारी इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, वो क्रिप्टो करेंसी बेस करती है ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। आमतौर पे क्या होता है, जब आप क्रोम खोलते हैं, आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, आप गूगल की कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आप क्या देखते हैं कि अभी आपने थोड़ी देर पहले फॉर एग्जांपल गूगल पे सर्च कराया था मोटोरोला मोटो Z। आपने गूगल पे सर्च कराया, थोड़ी देर बाद आप फेसबुक खोलें, आपको पता चलेगा कि फेसबुक के साइड स्ट्रीम के ऊपर मोटोरोला मोटो Z का आपको इश्तिहार नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? ये सिर्फ इसलिए होता है कि गूगल आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल नहीं रखता। वो आपका डेटा उठा के दीगर कंपनीज़ को लाइक एप्पल एंड लाइक फेसबुक या अमेज़ोन वगैरह को सेल करता है। इसी तरीके से अमेज़ोन डेटा परचेस करता है गूगल से, फेसबुक वगैरह से। सारी एड रेवेन्यू कंपनीज एक दूसरे से एड्स परचेस करती हैं, सेल करती हैं। आपका कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर डेटा, आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी कुकीज़ क्या हैं, किस वेबसाइट पर आपने कितना विजिट किया, ये सारा आपका सेंसिटिव डेटा ये कंपनी दूसरी कंपनी को सेल कर रही होती है। जब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, उसमें सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। ये डेटाबेस भी डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इसको कोई भी ऑन नहीं करता है। लिहाजा इसको इस्तेमाल करने के फ़ायदे अगर हम इसको करेंसी की सूरत में देखें कि अगर पेपर करेंसी से हम इसको कंपेयर करें, पेपर करेंसी को एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी कंट्रोल करती है, क्रिप्टो को या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कोई भी कंट्रोल नहीं करता। इसी तरीके से अगर हम एग्रीमेंट्स की बात करें कि फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज़ किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र करी, तो उसमें आम तौर पे सिर्फ दो अफराद के माबेन मुआहदा होता है, उन दो अफराद को ये चीज़ पता होती है, या बीच में कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी आ जाएगी। डिसेंट्रलाइजेशन में और क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसा होता है कि ये एक बात कि एक शख्स ने दूसरे को प्रॉपर्टी या कमोडिटी या किसी भी किस्म की कोई चीज़ ट्रांसफ़र करी, तो ये बात इतने नेटवर्क के ऊपर फैलती है, इतनी नोड्स के ऊपर फैल जाती है कि उसका यूँ समझ लें कि रिवर्स बैक करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। सो इसी वजह से इस सदी के आगाज़ से ही, बल्कि अभी 3 से 4 साल के अंदर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा बूम पकड़ा है, क्योंकि अब ऐप्स की जगह डेप्स बनने लगी हैं, डिसेंट्रलाइज ऐप्स, और अब इसके ऊपर मज़ीद काम हो रहा है, मज़ीद टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं। कुछ ऐसे ब्राउज़र्स बनने लगे हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक नहीं करते और आपकी प्राइवेसी को हाईजैक नहीं करते, और ये बहुत सारी चीज़ों पर और भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉन्सेप्ट है, अभी कुछ ना पहले मैं बात सोच रहा था बैठ के कि हमारा इलेक्शन भी डिसेंट्रलाइज हो सकता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि यार हमें इलेक्शन इस तरह करना चाहिए कि कोई थंब सिस्टम हो, उस थंब सिस्टम के ऊपर से हमारे वोट्स जो हैं वो चले आएँ और वो किसी सिस्टम के अंदर जाकर उसकी वोटिंग हो जाए, तो वो सिस्टम भी हाईजैक हो सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट डिसेंट्रलाइज्ड। बट अगर हम इसके ऊपर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें कि वोटिंग हो रही है, अंगूठों के थम्स के ज़रिए होती है, अंगूठों के ज़रिए हो रही है, और उस अंगूठे की वोटिंग के बाद वो सारा सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, मतलब किसी एक लेजर पे भी नहीं है, हज़ारों नोट्स के ऊपर हैं, नोबडी इज़ कंट्रोलिंग दैट डेटाबेस, तो हमारे पास हो सकता है कि बेहतर नतीजे जा सकें। अब इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर हमारी जो आजकल की कमोडिटीज़ हैं, जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसीज बोलते हैं, वो इन एक्चुअल आप उसको करेंसीज ना कहें, वो एक तरह की कमोडिटीज़ हैं। जिस तरीके से मैंने कहा कि मैं अगर आपको गोल्ड ला के बेचता हूँ तो ऑब्वियसली गोल्ड मनी तो है, पैसा तो है, बट यही गोल्ड कमोडिटी भी है। तो अगर कोई इसको ख़रीदता है तो उसको पैसा समझ के नहीं ख़रीदता, कोई अगर जेवर ख़रीदता है उसको पैसा समझ के नहीं ख़रीदता, उसको कमोडिटी समझ के ख़रीदता है। तो अगर कोई शख्स जो आप तकरीबन मोर देन 5000 क्रिप्टो करेंसीज वजूद में आ गई हैं और उनके पीछे एक पूरी कंपनीज वगैरह होती हैं, हर करेंसी के पीछे
कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई डिफरेंशियल एडवांटेज होता है जिसकी बिना पर वो क्रिप्टो करेंसी या वो ICO या वो कंपनी वजूद में आती है। तो उसकी अगर लेन देन हो रही है तो हमारे एक्सचेंज के अंदर है और बिल्कुल एक खुला रास्ता है, जिससे कि जैसे फॉरेक्स के अंदर होता है। स्टॉक्स की मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, बिकॉज एथिकली आई पर्सनली डोंट एग्री विद द शॉर्ट सेलिंग एंड द मार्जिन ट्रेडिंग इन द स्टॉक्स। वो क्रिप्टो में भी होने लगी है, बट जहाँ तक वो बेहतर है एथिकल वेज के अंदर फॉरेक्स की ट्रेडिंग की तरीके से अगर क्रिप्टो करेंसी हो सकती है तो बेहतर है उसको इस्तेमाल किया जाए और उसको उससे फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के ममालिक इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, अच्छे स्टार्टअप्स ले रहे हैं। तो अगर आप भी स्टार्टअप लेना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इन स्टार्टअप लेने के बाद आपकी फंडिंग अच्छी हो सकती है, दुनिया भर से हो सकती है, आप अपने इंडस्ट्री को बूम कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को, अपने मुल्क को बूम कर सकते हैं, इससे नए लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा कर सकते हैं, तो बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे पास है।